कि भाई मोदी जी विष्णु के रूप हैं, अगर ऊपर से आ गया तो नीचे तक वही बोलेंगे। ये सच में बीजेपी में चलता है? हाँ, नीचे तक आप एक भी नहीं देखेंगे कि एक नेता इसके खिलाफ बोल दिए। उसी चीज पर सभी ट्वीट भी करेंगे, सभी वीडियो भी बनाएंगे एक ही साथ। बीजेपी कह लीजिए एक मीडिया का नैरेटिव एक अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखती है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा हर जगह नहीं, दिखता है। मानना कि सच है, लेकिन भाजपा को जीत सिर्फ मीडिया से नहीं मिल रही है। जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं, भाजपा व्हाट्सएप में भी बहुत स्ट्रांग है। व्हाट्सएप में? हाँ। व्हाट्सएप में कैसे? जो कंटेंट है, किसी इशू पर कंटेंट बनाना मीडिया की तरह, वो कंटेंट बनता है और देश के मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड किया जाता फॉरवर्ड किया जाता है और जाता है अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से। है। तो राहुल गांधी का नैरेटिव ले, आपको क्या लगता है कि वो क्या गलतियां कर रही है कि उनका नैरेटिव या उनका एक टोन बैठ नहीं पा रहा जीत से मतलब नहीं है उनको, एक इंजॉयमेंट से पॉलिटिक्स को मतलब है। है? एंजॉयमेंट का? हाँ, इंजॉयमेंट मतलब कि आप पार्लियामेंट के अंदर आए, बीजेपी पर आपने अटैक किया, आपके लोगों ने आपकी वाहवाही की, आप उसमें खुश हो गए, आप अपना एक नैरेटिव गढ़ रहे हो। लेकिन जो विनिंग स्टेट, जो एक किलिंग मशीन टाइप की जो लड़ने की बात होती है कि आप जीतने के लिए चुनाव लड़ो, उसकी कमी उनमें साफ दिखाई देती है। राहुल गांधी जी को शाहरुख खान ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बनना चाहिए। शाहरुख खान देखे होंगे क्या कि एक दिन दो दिन मुंबई में अपने घर पर आके हाथ हिलाते हैं हाँ। और पब्लिक पीछे पागल हो जाती है। तो राहुल गांधी जी वो शाहरुख खान बने। बहुत बहुत स्वागत है शशि जी। जी जी, धन्यवाद आपका। मैं बहुत टाइम से इस कॉन्वर्सेशन के लिए वेट कर रहा था बिकॉज पर्सनली मैंने आपको बताया मैं हिंदू से हूँ खुद, तो मेरा भी एक पॉलिटिक्स की तरफ इंक्लिनेशन रहता ही है। उससे ज़्यादा मेरा इंक्लिनेशन ज़्यादा इस कॉन्वर्सेशन में ये है कि मैं फाइनली किसी, अगर मैं इसको पुट कर सकूँ, एक किंग मेकर के साथ बैठा हूँ अभी। आप पॉलिटिशियंस के साथ तो रोज़ बैठ सकते हैं, आए दिन आपको एमपीज़ और आपके जितने भी लोग हैं वो सब मिल जाएंगे, लेकिन इसके पीछे वो बनता कैसे है वो राजा, वो भी भारत जैसे देश में, इसके पीछे की साइकोलॉजी को मैं ज़रूर समझना चाहूँगा। और मेरा कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करने का भी यहीं से रहेगा मोटिव कि ये जो किंग मेकर बनाते हैं लोग, आपके जैसे लोग हो सकते हैं कुछ लोग सत्ता में हो। ये आप बड़ी बात बोल रहे हैं किंग हाँ। मेकर। मैं इसको किंग मेकर के हाँ। बजाय ये बोलूंगा कि एक महत्वपूर्ण जरिया, इंपॉर्टेंट वे, मतलब आप बोल सकते हैं, हाँ, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बोल सकते किंग मेकर ही है। हैं। जी जी। तो ये कैसे बनता है, मतलब ये व्यक्ति इतना महत्वपूर्ण कैसे बन जाता है कि इसका जो रोल रहेगा इस व्यक्ति का, वो चाहे सप्ताह में हो या फिर आपकी तरह एक्सटर्नली काम कर रहा हो, वो एक इंसान को पॉलिटिक्स की पावर पे बिठा दे, कुर्सी पे बिठा दे। कैसे काम करता है ये? देखिए, आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी हैं वो कैडर के सहारे चलती हैं। हम्म। अब पॉलिटिकल पार्टी जब कैडर के सहारे चलती है, तो एक कैडर जब किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सामने आके बोलेगा तो पार्टी की अच्छा ही बोलेगा, उसका कभी बुराई नहीं करेगा और वो चीज़ें वो नहीं बताएगा जो उसे थर्ड पार्टी से मालूम चले। हम्म। तो कोई भी एक नेता जो एक पार्टी चला रहा होता है, उसे ये जानकारी चाहिए एक थर्ड प्लेयर से चाहिए, और ये जो थर्ड प्लेयर होता है वही बनता है कंसल्टेंट। अब उस पार्टी को जब थर्ड प्लेयर उसमें इंटर करता है, तो नेता को सिर्फ ये नहीं बताता है कि आपके पार्टी के अंदर क्या चल रहा है, बल्कि ये भी बताता है कि पार्टी आपकी वहाँ जीतेगी कैसे। अब ऐसा नहीं है कि चीज़ उसे कैडर के सहारे मालूम नहीं चल रहा है। सपोज किसी इस कंस्टिट्यूएंसी में या किसी लोकसभा में अगर एक नेता को टिकट देना है कि किसको टिकट दिया जाए कि चुनाव जीत सके, तो एक कैडर भी बता सकता है, लेकिन कैडर में कहीं ना कहीं एक बायसनेस होगा, इस कैंडिडेट को टिकट मिले। लेकिन जब एक कंसल्टेंट रिपोर्ट देगा तो इस बायसनेस से हट जाएगा और एक फेयर रिपोर्ट देगा। एक तो चीज़ ये होती है कि इसलिए ये जो प्लेयर है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और साथ ही साथ जो स्ट्रेटजी फॉर्मेशन में जब ये रोल प्ले करते हैं तो इनका रोल बड़ा हो जाता है। और इस पे ना मैं एक और नैरेटिव पे आना चाहूँगा यहाँ से, जो आपकी पब्लिक इमेज की बात है, खासकर जो मोदी जी है, जो मोदी ब्रांड्स को कहते हैं, वो 2014 से इतना बड़ा बड़ा होता आया है अभी तक जो चल रहा है, जिसके नाम पे अभी भी लोग कहते हैं कि सोल अभी भी मोदी जी को देख के लोग वोट देते हैं, उनको देख के लीडर को जिता देते हैं। तो ये ब्रांड तो 2014 से चल रहा है, विकसित पुरुष के नारे हो गए, अब की बार मोदी सरकार, ऐसे नारे हो गए, एक पूरा नैरेटिव बनाया गया, एक पूरी पब्लिक इमेज बनाई गई। तो जब आप एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट इसको देखते हैं, ये एक पॉलिटिशियन के अराउंड ये नैरेटिव कैसे बनता है, उसकी पब्लिक इमेज कैसे बनाई जाती है? देखिए, उस पॉलिटिकल इमेज बनाने में डिजिटल मीडिया का एक बड़ा रोल है। और डिजिटल मीडिया में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप ले लीजिए और सोशल मीडिया, दो पार्ट है। इस दो पार्ट में और दूसरा, इन दो पार्टों में एक तीसरा रूप आता है वन लाइनर। एक इस मतलब आप क्या लिखोगे, वन लाइनर एक पूरी पार्टी के द्वारा एक मैसेजिंग। अब बीजेपी के अंदर जो ऊपर से चीज़ आया, ऊपर से नीचे तक, सेंट्रल लेवल से के डिस्ट्रिक्ट लेवल का वर्कर उसी लाइन को दोहराता है कि भाई मोदी जी विष्णु के रूप हैं, अगर ऊपर से आ गया तो नीचे तक वही बोलेंगे। ये सच में बीजेपी में चलता है? हाँ, नीचे तक आप एक भी नहीं देखेंगे कि एक नेता इसके खिलाफ बोल दिया।
अच्छा। और उसी चीज पर सभी ट्वीट भी करेंगे, सभी वीडियो भी बनाएंगे एक ही साथ, वो 2-3 दिन ट्रेंडिंग में रखेंगे। तो वो एक बड़ा रोल है। और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप देखते ही हैं, और बाकी डिजिटल मीडिया में सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब जो चीज़ें हैं, वो सब उसको एक बल देती हैं और उसके सहारे एक इमेज को गढ़ी जाती है किसी भी लीडर को। और लीडर की छवि को भी खराब उसी के सहारे किया जाता है कि ऊपर से नीचे सब किसी लीडर के बारे में उसी तरह से खराब बोलेंगे, और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी उसी तरह से खराब बोलेगा, और फिर डिजिटल मीडिया भी उसी तरह से खराब बोलेगा। सब एक लाइन में जब पिरोएंगे और एक साथ जब किसी को बोलेंगे, तो फिर उस पर वो चीज़ें चिपक जाता है। अब किसी को बोला जाए ये भाई करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है, करप्ट है, सब बोलने लगे। वो करप्ट नहीं भी होगा तो 10 में से 6 लोग बोलेंगे हाँ ये करप्ट है, तभी इतने लोग बोल रहे हैं, जरूर ये करप्ट होगा। तो ऐसा तो हो नहीं सकता यार। सोशल मीडिया में भी आ रहा है करप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी आ रहा है कि करप्ट है, प्रिंट में भी आ रहा है करप्ट है, और सब लीडर भी बोल रहे हैं करप्ट है। इट मीन्स ही पक्का करप्ट होगा। तो इन मतलब कुल मिलाकर पार्टी का एक लाइन जो होता है वो, और डिजिटल मीडिया प्लस जो आपका सोशल मीडिया है, उसके तरह किसी भी नेता की छवि को गढ़ी जाती है और बनाई जाती है। और उसमें रोल प्ले करता है ग्राउंड एक्टिविटी का, कि पार्टी के लीडर को ग्राउंड एक्टिविटी भी करने के लिए करना पड़ेगा। तो ये पूरा गेम है। और मुझे लगता है भाजपा की बात एक ये भी है कि सिर्फ इलेक्शन के दौरान नहीं, वो पूरे साल ये प्रोसेस रहते हैं। कंटिन्यू चलता है। किसी भी लीडर को जब को बड़ा बनाना है तो प्रोसेस कंटिन्यू चलेगा। उस कंटिन्यू में ग्राउंड एक्टिविटी भी होगी। नेता कहीं जाके एक बच्ची को उठा लेगा, तो कम्युनिटी बनाओगे हमारा नेता कितना दयालु है, बच्चों के साथ क्रिकेट खेल लेगा, क्रिकेट बैग दे देगा, देखो खेल प्रिय हैं। फिर प्लेयर को बुला के इंटरव्यू, उनके साथ बात हो जाएगी, वो फोटो को वायरल किया जाएगा। पर ये कैसे इन्होंने डिसाइड कर दिया कि इसके पीछे तो बहुत सारे पॉलिटिकल हाथ हो गए कि मोदी जी को एक ब्रांड बनाना है, बीजेपी को ब्रांड नहीं बनाना है। अगर 2014 में मैं आपको उसका एक बहुत बड़ा कारण ये था, आप देखेंगे बीजेपी की पॉलिटिक्स को, तो बीजेपी को पहले ये माना जाता था कि ये पार्टी सिर्फ ब्राह्मण और बनियों की पार्टी है। ये बीजेपी में चीज़ बोली जाती थी, और ये जब चीज़ बोली जाती थी तो कहीं ना कहीं इससे ओबीसी का बड़ा तबका कटता था। मोदी को जब इस बीजेपी के अंदर जब पीएम फेस मोदी जी बने, और पीएम फेस से जब आगे की लीडरशिप डेवलप हुई, इसमें अब मत भूलिए कि एक बहुत बड़ा ओबीसी लीडर की भी छवि बनाई गई। और वो लीडर के तहत ब्रांड बनाया गया एक हिंदुत्व का लीडर जो ओबीसी है, ताकि लोगों को मालूम है बहुत लोग ऐसे हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वो एक इंडिविजुअल के नाम पर ही वोट देंगे। और ये प्रयास बीजेपी के अंदर जब भी कोई बड़ा लीडरशिप बनता है, नो कि बीजेपी के अंदर, वो कांग्रेस के अंदर सबके साथ होगा, क्योंकि आपको सबका वोट चाहिए। एक फैक्टर तो होगा कि आपको सिर्फ राइट विंग वोट चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आपको सबके लीडर बनना पड़ेगा। तो उस तरह छवि बनानी पड़ती है। आप देखेंगे गडकरी जी की भी छवि उस तरह बनाई जाती है, आप योगी जी की भी छवि उस तरह नहीं बनाई जाती है, लेकिन वो बनाई जाएगी जब वो पीएम फेस हो जाएंगे तो, क्योंकि सिर्फ आप हिंदुत्व के सारे ही सत्ता में नहीं आएंगे। और आप देखे होंगे कि मोदी जी जब चुनाव प्रचार में आप 14 का देखेंगे, तो मोदी जी का गाजीपुर का स्पीच था। जब मैंने वो स्पीच देखा तो मैंने देखा कि आखिर बीजेपी किस स्पीच पर खेल रही है। प्रियंका गांधी जी ने एक लाइन बोला था कि ये नीच पॉलिटिक्स कर रहे हैं मोदी जी, और मोदी जी ने गाजीपुर में बोला कि चूंकि मैं ओबीसी कास्ट से हूं, इसलिए मुझ पर प्रियंका गांधी अटैक कर रही हैं। उन्होंने अपनी मतलब वो फॉरवर्ड कास्ट का वोट उन्हें दे रहा था, पर उनका मालूम था कि इस देश में बड़ी तबादी ओबीसी का है। उन्होंने अपनी लीडरशिप को बता दिया कि आई एम ओबीसी लीडर। भाई मैं लीडर हूं, लेकिन जाति की बात आएगी तो मैं ओबीसी का लीडर हूं। तो लीडर एक जो मेजॉरिटी का वोट होता है उसके तहत अपने छवि को गढ़ता है। और बीजेपी के अंदर तो बहुत सारे लोग हैं, भाई हमको सत्ता में कैसे रहना है और किस तरह चीज़ें होगी, जब कोई इशू होगा उस इशू के सहारे आपकी छवि को गढ़ी जाएगी। तो आज के टाइम में जब आप देखते हैं तो बीजेपी कह लीजिए एक मीडिया का नैरेटिव एक अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखती है, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा हर जगह दिखता है। नहीं मानना कि सच है, ये ऐसा दिखता है। हाँ। तो आप एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट इसको कैसे देखते हैं? देखिए, आपको ये समझना पड़ेगा कि मीडिया आपकी न्यूज़ को उठा सकती है, पर मीडिया जब न्यूज़ को उठाती है तो दो तरह से उठाती है। एक न्यूज़ उठाना और एक एजेंडा सेट करना, दोनों में फ़र्क है। भाजपा मतलब किसी पार्टी का न्यूज़ तो उठा सकती है फॉर में अगेंस्ट में मीडिया, लेकिन एजेंडा नहीं बना सकती है। एजेंडा वो बीजेपी के ऊपर ही बनाएंगे। आप देखेंगे कोई भी मीडिया न्यूज़ उठा देती है, एजेंडा अलग। एजेंडा का मतलब है कि लगातार उसी न्यूज़ को चलाना। सपोज कुलदीप सेंगर को छोड़ा गया
जी। न्यूज़ तो आएगी, आप मीडिया में देखेंगे कुलदीप सेंगर एक थे, उनको हाई कोर्ट ने बेल दी है, ये सही नहीं हुआ। हो सकता है बहुत सारे मीडिया पर्सन उठाएंगे, लेकिन कोई एजेंडा नहीं बना सकता है। एजेंडा ये होता है कि आप ये लिखें, भाजपा के अंदर आरोपी है कुलदीप सिंह सेंगर, जिनको ये छोड़ रहा है, और भाजपा एक रेपिस्ट पार्टी है, और आप इस एजेंडे को 3 दिन चला दीजिए। देखिए भाजपा का पूरा वोट बिगड़ जाएगा नॉर्थ इंडिया में। वोट एजेंडा से बिगड़ता है, इशू से नहीं बिगड़ता है कि आप उसको कितनी देर तक घींचते हैं, चलाते हैं। तो एक बेसिक फर्क ये देखना पड़ेगा, और जब आप अपोजिशन पार्टी के लिए काम करते हैं तो आपको इस चीज़ से जूझना पड़ता है। लेकिन इसका एक बड़ा काट है सोशल मीडिया। अगर आप सोशल मीडिया पर स्ट्रांग हैं और आपके लोगों तक पहुंच है, तो फिर आप इसको बहुत हद तक काट देंगे। लेकिन भाजपा को जीत सिर्फ मीडिया से नहीं मिल रही है, जो आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात कर रहे हैं। भाजपा व्हाट्सएप में भी बहुत स्ट्रांग है। व्हाट्सएप में? हाँ। व्हाट्सएप में कैसे? जैसे जो कंटेंट है, किसी इशू पर कंटेंट बनाना मीडिया की तरह, हाँ। वो कंटेंट बनता है और देश के मैक्सिमम लोगों तक फॉरवर्ड किया जाता है और जाता है अलग अलग ग्रुपों के माध्यम से। अच्छा। अब मेरे गांव में एक बैठा व्यक्ति को कुछ नहीं मालूम है कि दिल्ली में क्या हो रहा है। वो देख रहा है भाई कुलदीप सेंगर रेपिस्ट नहीं थे, फिर भी इनको कोर्ट तक सजा हुई, इतने सजा तक गए क्योंकि उन्हें व्हाट्सएप पे मैसेज पड़ा हाँ, हुआ है। उनका गलत हुआ है, ये लोगों तक जाएगा। तो और वो जो व्हाट्सएप जो मैसेजिंग फॉरवर्ड है, वो एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और वो बीजेपी को ज़्यादा मदद कर रहा है। वो तो प्रिंट मीडिया दिख ही रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दिख ही रहा है, पर जो नहीं दिख रहा है वो ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। और जो पोजीशन पार्टी है, अगर उनको टैकल करना है तो इनको व्हाट्सएप में गेम में आना पड़ेगा। विदाउट व्हाट्सएप गेम के स्ट्रेटजी को समझे हुए। इतना बड़ा रोल है व्हाट्सएप का? हाँ, बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि पूरा चीज़ जितने भी गाँव वोट देने वाले वो व्हाट्सएप मतलब व्हाट्सएप में क्या है कि व्हाट्सएप में रोल ऐसे है कि एक यूट्यूब वीडियो भी लोगों को देखना है, तो जो व्हाट्सएप में आता है वही ज़्यादा देख रहे हैं। जो रील आ रहा है देखते रहे यूट्यूब पर, लेकिन देख तो रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू जा रहे हैं। एक न्यूज जो पढ़ रहे हैं व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ रहे हैं। मतलब यहाँ तक कि कितने लोग हैं जो न्यूज चैनल देखते ही नहीं है, जो व्हाट्सएप में उनके ग्रुप में आ गया वही देख रहे हैं ज़्यादा, और उसी को खबर मान हाँ, लेते हैं। और खासकर आप देखेंगे कि जो खासकर जो एजेड ग्रुप है, रिटायरमेंट लोग हैं, उनका मैक्सिमम टाइम तो व्हाट्सएप में बीत रहा है बिल्कुल। और रील देखने में। तो और जो एक जो यूथ है वो भी कहीं ना कहीं व्हाट्सएप में बिजी है, पर वो व्हाट्सएप में जब जाता है तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट ये सब इशू को देखता है, ज़्यादा देखता है, और उसको जब वो ज़्यादा देखता है तो कहीं ना कहीं अगेंस्ट गवर्नमेंट वोट करता है। और लेकिन जब एजेड ग्रुप देखते हैं तो वो देखते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट ज़्यादा स्थायी दे रही है, सही शासन दे रही है, तो गवर्नमेंट के साथ जाते हैं। ये भी देखने को मिल रहा है वोटिंग ट्रेंड्स में। तो डेफिनेटली व्हाट्सएप एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। अब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भाई कि यूट्यूब पर भी आप स्ट्रांग होना चाहिए, इंस्टाग्राम पर भी आपको स्ट्रांग होना चाहिए, फेसबुक पर भी माने जहाँ जहाँ इस देश का वोटर है आप वहाँ स्ट्रांग बनिए, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं तो। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कंट्रोल करने के लिए आप 100 करोड़ दोगे, 100 करोड़ में आप खर्च करो व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर खर्च करो, इंस्टाग्राम पर खर्च करो, फेसबुक, वोटर तो यहाँ भी है ना, यहाँ से भी तो उस तक मैसेज जा रहा है। अगर आप यहाँ पे एक जैसे अब बीजेपी की वही बात है, इनका सब कुछ सेट है। अब यहाँ पे अगर हम कांग्रेस का एग्जाम्पल ले और राहुल गांधी का नैरेटिव ले, आपको क्या लगता है कि वो क्या गलतियाँ कर रही है कि उनका नैरेटिव या उनका एक टोन बैठ नहीं पा रहा है लोगों के साथ? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये मालूम कि राहुल गांधी मतलब जिस तरह की पॉलिटिक्स खेल रहे हैं भारत में, तो वो एक नैरेटिव गढ़ने की तो कोशिश कर रहे हैं कि भाई हम एक अलग तरह की रणनीति कर रहे हैं, लेकिन देखने को ये मिलता है कि वो पॉलिटिक्स को एक दूसरे रूप में ले रहे हैं। उनको जीत से मतलब नहीं है, उनको एक एंजॉयमेंट से पॉलिटिक्स को मतलब है। एंजॉयमेंट का? हाँ, एंजॉयमेंट मतलब कि आप पार्लियामेंट के अंदर आए, बीजेपी पर आपने अटैक किया, आपके लोगों ने आपकी वाहवाही की, आप उसमें खुश हो गए, आप अपना एक नैरेटिव गढ़ रहे हो। लेकिन जो विनिंग स्टेट, जो एक किलिंग मशीन टाइप की जो लड़ने की बात होती है कि आप जीतने के लिए चुनाव लड़ो, उसकी कमी उनमें साफ दिखाई देती है। जिस तरह जैसे भाजपा के जो नेता हैं उनमें दिखाई देता है वो जीत के लिए चुनाव लड़ते हैं, और राहुल गांधी के साथ दिखाई देता है कि वो जीतना तो चाहते हैं लेकिन जीत के लिए लड़ना नहीं चाहते हैं, कि किसी भी तरह जीतना ही है। भाजपा का किसी भी तरह जीतना है, यहाँ किसी भी तरह जीतना नहीं है। आप देश में आप आज मिलाकर देखिए कि अगर आप खोजने निकले तो बहुत सारे ऐसे लीडर जो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते होंगे, लेकिन वो कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। कारण क्योंकि कांग्रेस में 3-4 स्टेट प्रेसिडेंट एक रिपोर्ट देगा, वो रिपोर्ट जाएगा नेशनल प्रेसिडेंट पर, फिर नेशनल प्रेसिडेंट कोई डिसीजन लेंगे, स्टेट प्रेसिडेंट बोलेगा कि इनकी ज्वाइनिंग मत कराओ, तो नेशनल प्रेसिडेंट बोलेंगे कि भाई तुम्हारी ज्वाइनिंग नहीं करा सकते हैं, स्टेट प्रेसिडेंट विरोध कर रहा है। ये कांग्रेस का सिस्टम है, बता रहा हूँ। बीजेपी में वन लाइनर सिस्टम है। अगर एक व्यक्ति को लग गया, अमित शाह जी को लग गया कि भैया इस व्यक्ति को लाने से पार्टी बढ़ेगी,
वो पार्ट आएगा बीजेपी में। आप यकीन मानिए, अगर बीजेपी जिस स्थिति में थी बंगाल में, शुवेंदु अधिकारी जो बीजेपी में आए, अगर वो कांग्रेस होती तो क्या आने देती क्या उनको कांग्रेस को, और दिलीप घोष कांग्रेस के लीडर होते तो बोलते यार मेरे अंडर में बीजेपी 18 सीट जीती है, क्यों शुवेंदु अधिकारी आएंगे, पर भाजपा लेकर आया। तो ये एक बड़ी समस्या है कि पोचिंग लीडर की नहीं हो पाती है कांग्रेस में, क्विक डिसीजन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इतने स्टेक होल्डर हैं कांग्रेस में डिसीजन के, के सी वेणुगोपाल जी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं। तो ये 3 जो स्टेक देख रहे हैं, इन 3 स्टेकों में डिसीजन सही हो नहीं पाता है, तेजी से हो नहीं पाता है, कंफ्यूजन बहुत है, कंफ्यूजन बहुत है। तो उस कारण से मुझे लगता है कि अगर कांग्रेस सही दिशा में जाना चाहता है तो राहुल गांधी को आगे आना चाहिए और खुद डिसीजन लेना चाहिए। और दूसरा एक चीज मैं दूंगा कि जैसे एक एडवांटेज उनके पास है जो कि बीजेपी लीडरों के पास नहीं है, टॉप लीडर्स के पास से ये मिल नहीं पाते हैं बीजेपी के लीडरशिप। बीजेपी की लीडरशिप में आप देखें तो राजनाथ सिंह जी मिल पाते होंगे और नीति नवीन जो अध्यक्ष बने वो लोगों से मिलेंगे, अमित शाह जी तो लोगों से नहीं मिल पाएंगे, प्रधानमंत्री जो मिल नहीं पाएंगे मोदी जी। पर्सनल मीट राहुल गांधी जितना कर सकते हैं अभी उतना कोई नहीं कर सकता है टॉप लीडरशिप में, क्योंकि वो एलओपी हैं उनके पास और एक जगह के सांसद हैं। पर वो जहाँ के सांसद हैं वहाँ कितना दिन बिताते हैं, यूपी के लोगों से कितना मिलते हैं। एक बार मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने बताया था कि राहुल गांधी जी को शाहरुख खान ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बनना चाहिए। शाहरुख खान देखे होंगे क्या कि 1 दिन 2 दिन मुंबई में अपने घर पर आके हाथ हिलाते हैं और पब्लिक पीछे पागल हो जाती है। तो राहुल गांधी जी वो शाहरुख खान बने, कांग्रेस कार्यालय में बैठे और पूरे देश को मालूम हो जाना चाहिए कि भैया मंथ के 20 दिन राहुल गांधी जी लोगों से मिलते हैं। हाथ हिलाने के लिए नहीं, लोगों से मिले, थोड़ा सा नीचे है, लोगों से मिले, और मैकेनिज्म ऐसा हो लोगों से मिलाने का कि दिक्कत ना है। ये नहीं कि पीए को फोन कर वो 20 दिन बाद बुला रहा है, 30 दिन बाद बुलाया 30 दिन 20 दिन बाद, वो दिक्कत नहीं है, लेकिन 20 दिन बाद ही बुलाया तो वहां राहुल गांधी मिलना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि 2013 में जब हम लोग मोदी जी के लिए काम कर रहे थे तो जितने लोग मोदी जी से मिलना चाहे 2013 में, जितने लोग सब मिले, सबसे मिले और सबको कुछ ना कुछ काम दिए। तो एक प्रधानमंत्री जब कोई बनता है तो उसमें कोई एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता, बहुत सारे व्यक्तियों का हाथ होता है और लोगों का हाथ होता है, तो वो प्रधानमंत्री बनता है। मोदी जी के पास जो भी गया उसको काम दिया, भैया तुमको ये काम आता है तुम मेरे लिए ये काम करो, आप मीडिया से जुड़े हो, आप मेरे लिए मीडिया के बीच में लोगों का संपर्क बनाओ, आप कस्टम अधिकारी हैं, कस्टम के बीच में लोगों में संपर्क बनाइए, आप आईएएस अधिकारी हैं, 10 आईएएस के बीच में मेरा करिए कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री। मतलब कनेक्टिंग की उनकी पावर बहुत स्ट्रांग, बहुत, और सबसे मिले वो। आप ये बताइए कि क्या जो मोदी जी ने 13 में किया एज ए सीएम, क्या वो राहुल गांधी जी आज कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। क्या आपको ऐसा भी लगता है कि जो कांग्रेस और राहुल गांधी है वो मुद्दे भी सही नहीं उठा रही है भाजपा के अगेंस्ट? मुद्दे तो बहुत सारे वो सही उठाए, ऐसा नहीं कि मुद्दे सारे बहुत सारे सही नहीं उठाए। अगर आप देखिए तो पिछले 4 साल में जो लीडर पोजीशन राहुल गांधी ने हर वो मुद्दा उठाया जो उठाना चाहिए। कोविड में सबसे पहले किसने बोला कि ये जो वैक्सीन वो फ्री होनी चाहिए और सारी वैक्सीन आनी चाहिए? राहुल गांधी जी ने बोला। सबसे पहले बोला उन्होंने कि एक हेल्थ डिजीज पूरा मतलब ये है, इस पर रोक लगनी चाहिए। आप देखिए नोटबंदी पर उन्होंने मुद्दा को उठाया, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे को उठाते हैं वो, बेरोजगारी को उठाते हैं। आप ये देखिए, तो मुद्दे तो वो लगभग सारे उठाए, ऐसा नहीं है। वोट चोरी का मुद्दा जो आप बोल रहे हैं, बहुत लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, उस मुद्दे को भी उठा रहे हैं। तो मुद्दा वो सारा उठा रहे हैं, पर मुद्दा पर कितना वो स्टिक करते हैं और कितने लोगों तक जाते हैं, जो मेन मुझे कमी आज के डेट में लगता है। अगर मुझसे फ्रैंकली पूछिए तो राहुल गांधी जी की जो कोटरी है, जहाँ तक मैं जितना जानता हूँ, मैं बहुत इंटरनली कांग्रेस के अंदर उतना नहीं घुसा हूँ, जो कोटरी है उस कोटरी में कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है। राहुल गांधी नीड्स एन पॉलिटिकल मैन, जिसको पॉलिटिक्स इस देश को आती हो, जो देश को जानता हो और देश को जानता हो और सही सलाह दे पाए और चला पाए, और वो पूरा पॉलिटिकल होना चाहिए, जो 24/7 सिर्फ इस पर काम करे, हाउ टू कांग्रेस विन। ये नहीं कि एनजीओ कैसे चलेगी, ये नहीं कि गांधी जी का आइडियोलॉजी कैसे जाएगी लोगों तक। पावर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है। अगर आप पॉलिटिक्स में तो आपको पावर को लाना होगा, अगर पावर में नहीं आते हैं तो फिर आपकी लोगों की रुचि आप में घटने लगती है, क्योंकि लोगों का एक नेचर है पावर के साथ रहना। और अब हमने पावर की बात करी है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अब आप मोदी जी का अगर टाइम देखिए, यहाँ पे करियर टाइम 15 साल उनको हो जाएगी अपने एज अ प्राइम मिनिस्टर। उसके पहले भी वो 10 साल सीएम रहे, तो उनके पास इतना एक्सपीरियंस है, इतने टाइम तक वो रहे पोजीशन में, पावर में रहे। आज भी मोदी जी के खिलाफ आप जाएंगे, आपको कहीं ना कोई मिल जाएगा क्रिटिसिज्म करता हुआ, ऑनलाइन तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे।
लेकिन उसके बाद भी उनकी विनिंग स्ट्रीक जो है वो मेंटेन रहती है। उसका कारण है कि सामने कौन है ना, सामने लड़ने वाला कैसा है। अब 24 के चुनाव में आप देखिए कि कांग्रेस अगर थोड़ा सा सही होता, सही से लड़ता, अब मत बोले कि 24 के पहले राम मंदिर बना है, और राम मंदिर के समय में गाजियाबाद में रहता हूँ, इंदिरापुरम, एक एक फ्लैट की क्या स्थिति थी मैंने देखा था कि कितने भगवा ध्वज लहरा रहे थे अपार्टमेंट के ऊपर, और क्या सिचुएशन था। तब मुझसे किसी ने पूछा था, मैंने बोला था कि यार गाजियाबाद में तो बीजेपी जीतेगी, फिरोजाबाद में जीतेगी क्या भगवा भी लहराने से। और मैं नागपुर गया था, वहाँ भी खूब भगवा दिखा था। मैंने बोला था कि नागपुर से जीतेगी, लेकिन नागपुर से एक लोकसभा बनती है, रामटेक जीतेगी क्या इससे। तो आप देखिए कि मोदी जी मतलब इंडिया के वर्ल्ड के लीडर माना जाता है, और इंडिया के सबसे लोकप्रिय लीडर, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन 14 से 24 में एक फर्क आया है। 14 में उनके खिलाफ बोलने वाले लोग बहुत कम थे सोशल मीडिया में और बाकी जगह, उसकी संख्या 24 तक बढ़ी है। पहली तो चीज़ ये, और दूसरी चीज़ कि 24 में एक नैरेटिव कांग्रेस के हाथ लग गया था, और वो था रिजर्वेशन का। उस मुद्दे को उठाकर अगर वो उड़ीसा और बिहार, उत्तराखंड, तेलंगाना, कर्नाटका, इन सब जगहों अच्छा करते हैं। तेलंगाना में कांग्रेस चाहती तो वहाँ जीत सकती थी 12-13 सीट, जबकि वहाँ बीजेपी अच्छा खासा सीट जीती, वहाँ बीजेपी को रोक सकती थी 1-2 सीट पर, लेकिन वहाँ कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया। अगर कांग्रेस कर्नाटका में ध्यान नहीं दी, उड़ीसा में ध्यान नहीं दी, उत्तराखंड में ध्यान नहीं दी, बिहार में ध्यान नहीं दी, बिहार में अगर कांग्रेस चाहती तो लालू यादव को छोड़कर नीतीश के साथ जा सकती थी, नीतीश कुमार के साथ जा सकती थी। लालू यादव के साथ बिहार में आप लोकसभा में जाके क्या कर लोगे, कितनी सीट जीत लोगे। पर वो लगे लालू यादव के साथ। अगर वो नीतीश कुमार जी को लेकर आते, नीतीश कुमार जी कन्वेनर थे यूपीए के, और उधर उसके बाद कन्वेनर बनने वाला था, और वो नीतीश कुमार जी छोड़ कर गए थे। आप सोचिए 24 में इंडिया अलायंस से क्यों गए थे, लालू यादव जी के कारण, क्योंकि उनकी जो पावर का ये चल रहा था उसके कारण। कांग्रेस उस समय लालू यादव का मोह भंग करके नीतीश के साथ जाती, गेम पलट जाता 24 में, और जो मोदी जी लोग प्रिय लीडर होने के बावजूद भी चुनाव हार जाते। हो सकता था बीजेपी 190 या 200 सीट आती और कांग्रेस 130-140 होती, 60 सीट कम होने के बाद भी कांग्रेस का प्रधानमंत्री होता। तो राजनीति में 1 साल 6 महीना क्या, 1 सप्ताह का समय भी बहुत होता है। कोई सोच सकता था 24 में भाजपा हार भी सकता था, कोई कहता था कि 100 सीट कांग्रेस को आएगी। और इसमें मुझे लगता है मीडिया का रोल भी था, क्योंकि अगर आप उस वक्त के इलेक्शन देखेंगे, उस वक्त के इंटरव्यूज देखेंगे मीडिया में जो मोदी जी दे रहे थे, तो कई बार उनको इंटरव्यूज में कोट किया गया कि वो खुद को एक इंसान से भी अलग बता रहे थे। वो कह रहे थे मेरी जन्म इस देश के लिए हुआ है, लोगों के लिए हुआ है। तो उनका वो नैरेटिव मुझे लगता है काफ़ी उनके एंटी भी हो गया था। एक होता है लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, एक होता है आप खुद के बारे में खुद ही बोल रहे हैं। नहीं, सही बात है। 24 में मतलब एक ऐसा इलेक्शन जिसमें कांग्रेस ने एक ऐसा नैरेटिव बना दिया जिसको भाजपा जवाब देते रहेगी लास्ट तक, और चुनाव बीत गया कि नहीं हम रिजर्वेशन खत्म नहीं करेंगे, हम ये नहीं करेंगे। और बाकी भाजपा, आप देखिए भाजपा कहाँ अच्छा जीत पे, उड़ीसा जहाँ कांग्रेस थी ही नहीं, और लोकसभा लोग किसको वोट देंगे, एक नेशनल पार्टी को, ना कि रीजनल पार्टी को। तो और उड़ीसा आप जो उत्तराखंड थी वहाँ 2 सीट जीत सकता था कांग्रेस, पर वहाँ ध्यान नहीं दिया गया। तो बहुत सारी चीज़ें थी। एक 24 एक मौका था कांग्रेस का जो इन्होंने गंवाया। और इसमें आप क्या रीज़न मानते हैं कि अभी भी जो पॉपुलैरिटी है एट द एंड, क्योंकि वर्ल्ड पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा मिक्स्ड हो चुकी है, चाहे आप यूएस में ट्रम्प को देख लीजिए या यूरोपियन कंट्रीज़ के भी लीडर्स को देख लीजिए, काइंड ऑफ एक आक्रोश तो हर जगह भरा हुआ है लोगों में। तो कोई ना कोई अपना ओपिनियन देता है और एक नफ़रत भी आती है, लेकिन फिर भी मोदी जी को नफ़रत आती है, लेकिन वो पॉपुलैरिटी एक पॉजिटिव साइड पे भी है अभी, जो बहुत exist ज़्यादा है करती पॉजिटिव। हाँ, मतलब आप ये मान के चले कि मैक्सिमम स्टेट में बीजेपी अगर 40% के ऊपर वोट शेयर पर खड़ी है और कुछ कुछ जगह 50% पर खड़ी है, तो पॉपुलैरिटी तो है, इस बात से कहाँ इनकार किया जा सकता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या मानते हैं आप? इसके पीछे का रीज़न मैंने बता दिया कि आपका जो मस्तिष्क होता है ना, उस पर कंट्रोल है आपके मोबाइल का। आप सोच रहे हो कि मुझे वोट करना है कांग्रेस को, और आपका मोबाइल 10-7 दिन के अंदर बदल देगा क्या बीजेपी को वोट करो। और ये मोबाइल है, इसमें घुसती है बीजेपी अलग अलग माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, प्रिंट के माध्यम से, और आपकी इकोसिस्टम के आधार। आप ऑफिस में भी जाओगे, अगल बगल 4 लोग बीजेपी के ही होंगे, आप वोट देने वालों को तो भी बीजेपी को दे दोगे, आप उसी इकोसिस्टम में फंस के। और मुझे लगता है बीजेपी एक इमोशनल एंगल भी बड़ा ले आती है। हाँ, इमोशनल एंगल कि आप देशवाद है, अगर आप देश के साथ है तो आप बीजेपी को वोट दीजिए। तो वो तो हिंदुत्व नेशनलिज्म उनका पुराना चीज़ है, कोई ये नया नहीं आया है। बीजेपी जब 99 में भी चुनाव लड़ती थी, आप देखिए 91 में भी चुनाव लड़ी थी,
जब से बीजेपी बनी, जनसंघ बना, उनका हिंदुत्व पर्सनलिज्म उनका एक मेन चीज है। उसके अलावा बीजेपी में एक नया वोट जो जोड़ा है बेनिफिशरीज का, कि हम आपको अनाज दे रहे हैं, 80 किलो लोगों को भोजन दे रहे हैं, तो ये मेन चीज है। पर आपको लगता है जैसे बीजेपी साइकोलॉजिकली एक फुटप्रिंट छोड़ रही है आज, खासकर यंग लोगों में बहुत कोशिश कर रही है कि जो हिंदुत्व का नैरेटिव है वो आपके अंदर आ जाए, अब आप उसको माने। एक होता है कि आप देख रहे हैं, आपकी चॉइस, आपको मानना है या नहीं मानना है, पर बीजेपी का कई हद तक ऐसा लगता है कि मनवाने की कोशिश कर रही है कि आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये रियलिटी है। तो आपको लगता है ये बीजेपी एक साइकोलॉजिकल फुटप्रिंट डाल रही है आपके दिमाग में? हाँ, बीजेपी डेफिनेटली साइकोलॉजिकल एक फुटप्रिंट डाल रही है। हाँ। और इसके पीछे अलग अलग एंगल से पार्टी प्रयास कर रही है। और बहुत ऑब्वियस है कि बीजेपी वो करेगी भी, क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि अगर हिंदुत्व और नेशनलिज्म, ये दो चीज़ में अगर जनता नहीं मानेगी कि भैया मेरा पेट जरूरी है पहले, नेशनलिज्म मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, तो फिर हमारा वोट घटेगा। तो बीजेपी का हथियार ही है वो चीज़ जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो उस पर बीजेपी काम करेगी। लेकिन एट द सेम टाइम ऐसा नहीं कि ओपोजिशन के पास हथियार नहीं है चुनाव जीतने का। हथियार है, लेकिन आपको कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा, और कंटिन्यूअस काम करना पड़ेगा। अब बताइए, हिंदुत्व का सबसे बड़ा राज तो उत्तर प्रदेश है। वहाँ अखिलेश यादव जीते ना, बीजेपी को हराए ना, मैक्सिमम सीटें वो तो जीते। बनारस के अगल बगल सारी सीटें जीत गया है सपा। बनारस में भी मोदी जी 1 लाख से जीते, 5 राउंड तक तो पीछे ही थे। वो जो 5 राउंड पीछे थे, वो बूथ में ऐसा तो था नहीं कि हिंदुत्व के वोटर नहीं थे, क्यों पीछे हो गए? तो आपको एट द सेम टाइम जनता तैयार है, ऐसा नहीं कि जनता बीजेपी को हराने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारे स्टेट में बीजेपी को हराने के लिए जनता तैयार रहती है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी है वो किस तरह के स्ट्रेटजी प्ले करते हैं उस पर बहुत सारा चीज टिका होता है। और ये ऐसा स्ट्रेटजी प्ले करते हैं कि अंत में गिफ्ट कर देते हैं बीजेपी को चुनाव। आप देखिए हरियाणा का चुनाव, यहाँ कांग्रेस जीतने को जनता तैयार थी कि हम कांग्रेस को जिताएंगे, लेकिन कांग्रेस ने जाते जाते वो चुनाव गिफ्ट कर दिया बीजेपी को। राजस्थान आप देख लो, राजस्थान तैयार है कि हम कांग्रेस की सत्ता लाएंगे, लेकिन होगा क्या लास्ट में? हो सकता है कि कांग्रेस ऐसा चुनाव लड़े कि जाते जाते क्लोज फाइट हो जाए। तो कितनी बार बीजेपी खुद से नहीं जीती है, उसको अपोजिशन पार्टी जिता देती है। आपको लगता है ऐसा बंगाल में हो सकता है? नहीं, बंगाल में जो है वो ममता बनर्जी हैं, वो फाइटर हैं, शी नोज कंस्टिट्यूएंसी वेरी वेल, और उनको नैरेटिव बनाने आता है, और वो हिंदुत्व की खिलाड़ी हैं, ये भी आपको समझना पड़ेगा। बीजेपी जितनी बड़ी हिंदुत्व खिलाड़ी ने, उससे ज़्यादा ममता बनर्जी हिंदुत्व खिलाड़ी है। और ये जो पूरा नैरेटिव है कि वायलेंस का, और काफ़ी बहुत सारे पहले वो रेप केस की वायलेंस का आ गया था, उसके बाद हिंदूज के अगेंस्ट वायलेंस का नैरेटिव आ गया वो था। एक एरिया में चिपकेगा ममता बनर्जी पर। हाँ, ग्रेटर पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। बंगाल को आपको बहुत सारे हिस्से का बंगाल है, एक ग्रेटर कोलकाता रीजन है जिसके अंदर 110 सीट आता है। नॉर्थ बंगाल, साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, और कोलकाता और हावड़ा और हुगली, ये 5 डिस्ट्रिक्ट के सहारे बनता है ग्रेटर कोलकाता। ममता बनर्जी इसकी सबसे बड़ी लीडर हैं, और इस एरिया में ये भी नहीं है कि मुस्लिम बहुत ज़्यादा है। और इस एरिया में जब ममता बनर्जी कंपेन करने के लिए निकलती है, तो यहाँ हिंदू, सबसे बड़ी हिंदू लीडर वही है बंगाली वोटरों के लिए। वो माँ का पाठ करती हैं, उपवास रखती हैं 14 दिन, और वो बीजेपी लीडरों को चैलेंज करती हैं। पिछले चुनाव भी चैलेंज की थी, आइए स्टेज पर और मेरे साथ माँ का पाठ करिए, देखते हैं कितना सूद आप करते हैं। कौन एक्सपोज करता होगा? आप एक्सपोज करिए बीजेपी को इस लेवल पर, तब चुनाव आपको लड़ने आएगा तब ना। तो क्या हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि जिस हिसाब की स्पिरिट ममता बनर्जी की है, उस हिसाब की स्पिरिट अगर नेशनल लेवल पे राहुल गांधी की आ जाए तो कुछ हो सकता है? तो बहुत चीज पलट जाएगा। कुछ राज्यों में हम देखते हैं जो लोग कहते हैं कि पपट सीएम को बिठा दिया, या चुनाव जीता कोई और लेकिन कुर्सी पे कोई और आके बैठ गया। दिल्ली के लिए काफी लोग अभी भी ये बात करते हैं, पर उसमें तो पार्टी का पूरा रोल है, उसमें कंसल्टेंट का कोई रोल नहीं होता कि कौन सीएम। बट आप एज अ ऑब्जर्वर कैसे देखते हैं? देखिए, एज ए ऑब्जर्वर आप इसको इस तरह देखिए, जब भी दिल्ली का जो सल्तनत है वो मजबूत होगा तो पपेट सीएम बैठते हैं। ये आज से नहीं हो रहा है। आप 1947 से लेकर अभी तक का रूल देखिए, इंदिरा गांधी का पीरियड देखेंगे तो बिहार में हर 2 साल 1 साल में सीएम बदल दिए जाते थे। आप महाराष्ट्र का जिक्र देखिए, महाराष्ट्र का आपको याद होगा कि जब केंद्र में सत्ता थी कांग्रेस की, तो सुशील कुमार शिंदे, विलासराव देशमुख और अशोक चौहान, ये 3-4 सीएम बने थे, और मुश्किल से 4 साल 5 साल के पीरियड में। तो जब भी केंद्र में सत्ता होती है तो पपेट सीएम बनने का चांस ज़्यादा होता है, एमएलए से नहीं पूछा जाता है। लेकिन जब केंद्र में सत्ता कमजोर होती है तो फिर उस समय कहीं ना कहीं
विधायकों का जो राय होता है इंपॉर्टेंट हो जाए। जैसे आप देखेंगे अभी आप रेवंत रेड्डी को देख लें, कांग्रेस के जो 2 सीएम हैं, रेवंत रेड्डी इन तेलंगाना और सिद्धरमैया इन कर्नाटका, ये दोनों कहीं ना कहीं विधायक के संख्या बल पर हैं। लेकिन अब भाजपा में अगर देखेंगे तो आप मोहन यादव जी का देख लें, नायब सैनी देख लें आप हरियाणा में, और भजन लाल जी देख लें, सब विधायक जनता के द्वारा चुने हुए हैं, लेकिन ये विधायक के संख्या बल पर कम, ये दिल्ली का आशीर्वाद से ज़्यादा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा। और दिल्ली में बैठा कोई भी व्यक्ति जब मजबूत होता है तो चाहता ही है कि एक ऐसा व्यक्ति मैं नियुक्त करूं जो मेरे इशारे पर चले। ये हर व्यक्ति में, मतलब कहीं ना कहीं दिल्ली में बैठने वाले व्यक्ति में स्वाभाविक प्रक्रिया देखने को मिलती है, शुरू से देखने को मिलती है, आज से नहीं। आप इसको अगर आप राजकाल में भी चले जाए, और राजा भी होते थे, वो भी जो जमींदार बैठाते थे वो अपने मनपसंद बैठाते थे, और वो नहीं चाहते थे कि जमींदार इतना स्ट्रांग हो कि दिल्ली को ही चैलेंज कर दे। मतलब कायदे से आप चाहते हैं कि स्टेट में आदमी रहे आपका, लेकिन आपको ओवर पावर ना पड़े, और कंट्रोल उस पर है। वो इतना बड़ा नाम बन जाए कि मीडिया चैनल लगे कि वही प्रधानमंत्री बन सकता है। तो ऐसे तो यूपी में योगी जी है, तो उनकी पॉपुलैरिटी तो बहुत कुछ अपवाद भी होते हैं, समझिए कुछ अपवाद भी होते हैं, और कुछ जो आप सोचते हैं उस पर भारी पड़ जाते हैं। तो ये आपको तो ऐसे फिर जैसे अब योगी जी ऐसे इतने पॉपुलर सीएम हैं, तो ये कहीं भारी नहीं पड़ते भाजपा के ऊपर एज अ ओवरऑल की यार इनकी पॉपुलैरिटी तो बहुत ज्यादा बनती जा रही है? भाजपा के ऊपर तो भारी नहीं पड़ते, लेकिन ऊपर आप ये बोलेंगे जब लीडरशिप की बात होगी मोदी जी के बाद, तो कहीं ना कहीं वो भारी पड़ते हुए दिखाई देंगे। अब उस समय परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आधार पर देखना पड़ेगा कि कौन बाजी मारता है। हाँ, तो आप ऐसे समझिए कि अभी तो कहीं ना कहीं भाजपा को क्या नुकसान, तो भाजपा के ही हैं। पहले वो भाजपा के नहीं थे, अपना एक चलाते थे हिंदू सेना, तो भाजपा का मुख्यमंत्री है, तो भाजपा का नुकसान नहीं करेंगे, भाजपा के कंटेंडर हैं पीएम पद के, आप कह सकते हैं। लेकिन अभी भी अगर आप देखें दिल्ली की अगर देखें तो इसमें नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, ये 2 लोग मुख्य हैं। और इस पे जैसे हम इसके बारे में पहले भी बात कर रहे थे कि कैसे जो पहले से राजा है, जो पहले से जीता हुआ है, उसमें आप इतना कुछ कर नहीं पाते। अब ये गेम कैसे चलती है कि जहाँ पे आप किसी के लिए कंसल्टिंग कर रहे हैं, किसी को आप उनके लिए काम कर रहे हैं जो कि पहले से हारा हुआ है, जिसका ना उतना ऑडियंस से कनेक्ट अच्छा है, वोटर उन्हें जानते नहीं हैं, मार्केट में उनके बारे में इतनी चीज़ें नहीं चलती, नैरेटिव नहीं चलता। तो आपके पास जब कोई ऐसा कैंडिडेट आता है जिसका आपको पूरा कहते हैं कि इन्हें हारे से जीता हुआ बनाना है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? उसमें किसी ने कंसल्टेंट को एक मज़ा आता है। देखिए हर जो प्लेयर होता है वो चैलेंज को एक्सेप्ट करता है, और हम लोग के पास अपॉर्चुनिटी थी 2024 में महाराष्ट्र में, जिसमें हम लोगों ने 7 लोकसभा में काम किया था। मैं ये नहीं कहूँगा कि उसमें से आप लेकर चलिए कि 3-4 कैंडिडेट को सभी लोग जानता था, नाम बड़े थे, पर वो कैंडिडेट के रूप में नहीं थे। जैसे कोल्हापुर के देखे, कोल्हापुर के महाराजा एक बड़े शख्सियत हैं, पर क्या लोकसभा लड़ेंगे कोई सोचता नहीं था। लातूर में एक हम लोगों ने डॉक्टर को बोला था, इम्प्लीमेंट किया था कि उनको टिकट देना चाहिए, वो नॉन पॉलिटिकल थे। और उसके एक प्रतिभा धनोरकर थी जिनको कांग्रेस टिकट नहीं दे रही थी, और उस टिकट के लिए मैं लड़ा भी था, पर्सनली तौर पर लड़ा था कि उनको टिकट देना चाहिए, और वो बड़ी मार्जिन से चुनाव जीती। और लोकल बॉडीज में भी उनके यहाँ कांग्रेस लगभग सारी सीटें जीत गई हैं। सोचिए वो कितना स्ट्रांग होंगी। अमरावती में कैंडिडेट थे जिनको एक सांसद लड़ा था, तो जो 7 हम लोग सीट में काम करते हैं, मैक्सिमम कांग्रेस कभी नहीं जीती थी। यहाँ पर ये कहना जरूरी हो जाता है कि हम ये नहीं बोलेंगे कि मेरे कारण कांग्रेस जीती, पर मैं कहीं ना कहीं हमारी, मतलब मैं अपना इंडिविजुअल एक नहीं बोलूँगा, जो हम लोग के साथ लोग टीम काम कर रही थी, जो ग्राउंड जीरो रिसर्च की टीम जो वहाँ पर काम कर रही थी, उन्होंने एक बेटर सजेशन दिया वहाँ पे कांग्रेस लीडरशिप को, और उस लीडरशिप को मैं थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन लोगों ने हमारी बातों को सुना। जो भी बंटी पाटिल जी जो हैं, जो अमित देशमुख साहब हैं, जितनी भी लीडरशिप है, वो खुद बहुत स्मार्ट है, क्योंकि बहुत दिन से पॉलिटिक्स में है, वो हम लोग से ज़्यादा पॉलिटिक्स जानते हैं। लेकिन जो हम लोग ने बोला कि इनको टिकट देना चाहिए, आप ये कैंपेन लॉन्च करिए, आप ये नैरेटिव खेलिए, इस तरह चुनाव लड़ा जाए, तो एक मिलकर जो एक तैयार होता था, सजेशन और कॉम्बिनेशन तैयार होता था, इम्प्लीमेंट हुआ। और फिर उसके बाद जो एक नैरेटिव, देखिए इलेक्शन पूरा नैरेटिव पर डिपेंड होता है। आप माइक्रो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अगर नैरेटिव बहुत खराब बन के आएगा ऊपर से, तो फिर आपको जिताने में दिक्कत होगा, क्योंकि आप तो माइक्रो लड़ रहे हैं, आप सजेस्ट करने के कैंडिडेट ऐसे काम करें। लेकिन लोकसभा में भाई लोग देते हैं वोट प्रधानमंत्री के लिए, ये भी आपको देखना पड़ेगा, वो भी एक बड़ा रोल प्ले करेगा। वो तो अभी से शुरू हुआ ना? नहीं, वो 14 से ही शुरू है, कोई अभी 24, मतलब 14 से ही शुरू हुआ? हाँ, तो उस नहीं, पहले भी ये चीज़ हुआ है। 1991 में देखे तो बीपी सिंह के लिए भी लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए वोट किया था। 84 में लोगों ने इंदिरा गांधी के, मतलब इसके बाद राजीव गांधी के लिए वोट किया था। तो ऐसा नहीं है, मोदी के बाद आप कह सकते हैं कि प्रचार बना पूरा प्रधानमंत्री के नाम पर, लेकिन लोग शुरू से प्रधानमंत्री को वोट दिए इस इंडिया में यहाँ। लेकिन ये जो 7 सीट हम बता रहे थे, यहाँ पर हम लोग काम किए और 7 की 7 कांग्रेस जीती। तो
मेरा मानना है कि इस तरह की सीटों में काम करने में बहुत ही मज़ा आता है, इंटरेस्ट होता है, हम्म क्योंकि एक चैलेंज लगता है। जब आप एक रूलिंग पार्टी के लिए काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, हम्म लेकिन जब आप ओपोजिशन के लिए काम करते हैं तो आपके लिए चीज़ें टफ होती है, और उसमें जब आप जीत के आते हैं तो खुशी दुगनी होती है। जीत जीत होती है, आप जिसके लिए भी काम करें जीतेंगे तो खुशी मिलेगी, हम्म लेकिन कहीं ना कहीं ऑपोजिशन के लिए जब आप काम करते हैं और वो जीत के आती है तो उसमें दुगनी खुशी मिलती है। सपोज हम बीजेपी के लिए बंगाल में काम करें और बीजेपी जीते चुनाव, तो तो उसकी ज़्यादा आपको मज़ा खुशी आएगा इन मिलेगी। कंपेरिजन टू ममता के लिए काम करके ममता चुनाव जीते। अच्छा। अगर हम बिहार में काम करें और आरजेडी के लिए काम कर रहे हो तो आरजेडी जीत जाती, तो वो ज़्यादा मज़ा का बात होता और इंटरेस्टिंग होता, बशर्ते कि आप बीजेपी के लिए काम करके बीजेपी जीतती। वो तो जीत ही रही थी, आप उसमें कितने सहायक बनेंगे। मैं शशि जी इसके अंदर थोड़ा सा और अच्छे से घुसना चाहूँगा। तो मैं इस टॉपिक को ना, जो ये पूरा हमारा इलेक्शन का रहता है, मेरी थोड़ी ऑब्जर्वेशन थी जो मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगा, और उससे सबसे पहले टॉपिक से मैं शुरू करना चाहूँगा जो ये आपकी वोटर रिसर्च के ऊपर होती है, जिस पे आप भी काफ़ी देखते होगे। मैं इससे शुरू करना चाहूँगा कि ये वोटर रिसर्च होती क्या है, होती कैसे है, और कैसे ये एक कैंडिडेट के बारे में बताती है और आपको एक पकड़ देती है कि आप जिस जनता के लिए लड़ रहे हैं वो है क्या, उनके लाइक्स क्या है, उनके मुद्दे क्या है, कैसे ये बिल्ड होता है पूरा नैरेटिव एक वोटर रिसर्च के थ्रू। देखिए, वोटर रिसर्च जो है वो बेसिकली दो तीन तरीक़ों से होता है। एक तो क्या होता है कि आप एक क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं और उनसे पूछते हैं, और उसका एक पास्ट ट्रेंड देखते हैं कि जनता वहाँ पर वोट किस तरीके से दी है, किसको चुन रही है और किस इशू पर चुन रही है। तो आप पास्ट ट्रेंड देख के एनालिसिस करते हैं, और दूसरा आप क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं लोगों के बीच में, और आप फील्ड स्टडी करते हैं, तो उससे क्लियर होता है कि जनता किन मुद्दों पर वोट दे रही है। क्या वो जाति पर वहाँ वोट कर रही है, या धर्म पर वोट कर रही है, या व्यक्ति विशेष को वोट कर रही है। कुछ कंस्टिट्यूंसी में लोग व्यक्ति विशेष पर वोट करते हैं, कुछ जगह जाति पर वोट करते हैं। जाति तो हर जगह चलती है, कहीं मिनिमम होती है, और कहीं लोग प्रेस्टीज पर वोट देते हैं। तो आप उस तरह से अवलोकन जब करते हैं तो फिर उस तरह आप सजेशन देते हैं, भाई यहाँ पर आप टिकट देना तो आप इस आधार पर दो, और फिर आप जिनके लिए काम कर रहे हैं फिर उनको सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पर लोग किस इशू पर वोट डालेगा, आप किन चीज़ों को टच मत करो जिससे आपको नुकसान होगा, और किन चीज़ों को टच करो जिससे आपको फायदा होगा। पर आप मेक श्योर कैसे करते हैं कि ग्राउंड पे जब आपके टीम वाले ऐसे सारे वोटर से मिलते हैं वो सच ही बताएंगे? देखिए, इसमें अब कोई भी कंसल्टेंसी काम करती है तो उसमें एक लेयर होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ग्राउंड की टीम जो काम कर रही है सिर्फ वही डाटा देगी, तो उसके बीच में जो ऊपर बैठा व्यक्ति रिलाई कर जाएगा। उस डाटा को भी चेक करने के लिए उसके ऊपर एक टीम होती है, फिर उसके ऊपर एक टीम होती है। तो इतना छन के ऊपर तक आता है कि उसकी गलत होने की संभावना नहीं है, और एक एरिया में टीम सिर्फ एक बार ही विजिट नहीं करती है, वो 2-3 बार विजिट करेगी। तो अगर एक बार गलत भी हो जाए तो 2-3 बार में सही, और जिस लीडर को आप दे रहे हैं वो लीडर भी कंस्टिट्यूएंसी को जानता है। तो जब वो कहीं ना कहीं चीज़ों को बताता है कि हाँ आप गलत हो, तो फिर जब रीचेक होता है तो ओवरऑल चीज़ें सही आती हैं। गलत माने फील्ड स्टडी जो किसी भी कंस्टिट्यूएंसी का कोई भी टीम करती है, तो उसके गलत होने के चांसेस कम ही रहते हैं जो फील्ड से आएगा। और ओवरऑल इसमें आप ये कैसे जस्टिफाई करते, कभी कभी हो जाता होगा कि आपने सारा डेटा कलेक्ट कर लिया, सारे लोगों के ओपिनियंस ले लिया, आपने देख लिया कि इस पर्टिकुलर जगह में ये वोटर ये चाहता है, आपने वो सब किया, अपने अपने कैंडिडेट को वो बताया, लेकिन उसके बाद भी चुनाव का नतीजा कुछ और निकला? हाँ, वो तो कई जगह पर हुआ है, खासकर असेंबली इलेक्शन जो हम लोग का था हमारा, मतलब कुछ जगहों पर, खासकर महाराष्ट्र में वो मतलब नहीं गया, वो चीज़ होती है। तो उसके मतलब उसमें आप ये रोल नहीं बोल सकते हैं। देखिए, कंसल्टेंट अपना काम करेगा, और जब चुनाव का रिजल्ट आता है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें काम करती है, और उसमें जो एक बड़ी चीज़ काम करती है वो काम करती है, मैंने जैसे बताया लोकसभा के समय, कि नरेटिव पर आप माइक्रो काम करो तो कोई कंट्रोल नहीं होता है। आपको ये समझना होगा कि कंसल्टेंट दो तरह से काम करते हैं। एक तो आप पार्टी का काम कर रहे हो तो ओवरऑल नैरेटिव पर भी आपका कंट्रोल होता है, और जब आप माइक्रो काम कर रहे होते हैं सीट बाई सीट, इसमें नैरेटिव पर आपका कंट्रोल नहीं है। आप नैरेटिव सिर्फ कंस्टिट्यूएंसी का चला सकते हैं, स्टेट का जो नैरेटिव चलेगा वो आपको खा जाएगा। जैसे लाडली बहना टाइप का इशू आ जाएगा, सर्ट टाइप का इशू आ जाएगा, तो इस तरह का इशू अब सब पर भारी पड़ जाएगा। तो उस तरह पर फिर एक माइक्रो काम करने वालों को कंट्रोल नहीं रह जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि एक कंसल्टेंट वहाँ किस रूप में काम कर रहा था। अगर वो माइक्रो काम कर रहा है तो वो अपनी गलती दूसरे तरह से एनालाइज करेगा, और कोई ऊपर काम कर रहा है तो दूसरे तरह से एनालाइज करेगा। तो फिर आज के समय में तो काफ़ी डिफिकल्ट होता होगा ये, क्योंकि बीजेपी का मान लीजिए कोई खड़ा हो रहा है, या फिर बीजेपी के अगेंस्ट कोई पार्टी में स्टेट में कोई खड़ा हो रहा है, तो जो वोटर है वो तो फिर ऊपर वालों को देख के ही वोट देगा, खासकर बीजेपी ने जो आजकल मेजोरिटेरियन सिस्टम कर दिया है।
हाँ वो है, ये चीज़ होती है, लेकिन ये चीज़ सभी जगह इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती है। अगर आप मान लीजिए कि आप पूरे कंस्टिट्यूएंसी में हो रहा है कि हम बीजेपी को ही वोट दे रहे हैं और आप काम कर रहे हैं दूसरी पार्टी का, तो बहुत ऑब्वियस है कि वो नैरेटिव आपको बहुत भारी पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पार्टिकुलर 9 या 10 सीट का काम कर रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ ये नैरेटिव नहीं चला सकते, ठीक है ऊपर में बीजेपी की सरकार बनने दो, ये यहाँ पर तुम वोट करो कांग्रेस को या किसी और को, अगर ये एमएलए तुम्हारा जीतता है तो कोई सरकार पर असर नहीं पड़ेगा। आप इस तरह का नैरेटिव चला के भी वो सीट जीत सकते हैं, क्योंकि लोगों को मालूम है कि बीजेपी अगर 200 सीट है तो 200 तो जीतेगी नहीं, 10-20 तो हारेगी। तो लोगों में आप इस नैरेटिव के सहारे जा सकते हो जो कि मदद करेगा, भाई बोलने दो मुख्यमंत्री बीजेपी का, ये सीट में तुम बेहतरीन एमएलए जिताओ। तो फिर मतलब आप लोकल चुनाव जब बनाओगे तो लेकिन फिर भी आपको दिक्कत होगी, मैक्सिमम सीटें आप नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, लेकिन कुछ सीटों को आप कन्वर्ट कर दोगे अगर आप पर लार्जर नैरेटिव हावी नहीं होगा तो। और इसमें मुझे लगता है बूथ लेवल का जो ग्राउंड वर्क होता है उसकी भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। हाँ, बूथ लेवल कैडर तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब भी किसी का काम करते हैं तो सबसे पहले फोकस करते हैं कि हमको बूथ पर 5 लोग चाहिए, आप मुझे 5 लोग दीजिए, और फिर हम लोग जांचते भी हैं कि 5 लोग सही में आपके लिए पर काम। क्या ये सही है? मतलब ये या फिर ये होता है और सबको पता है इसके बारे में, पर ऐसा नहीं, ही ऐसा नहीं होता है। आप बड़े-बड़े नेता से पूछेंगे, मैंने तो बहुत सारे बिग लीडर्स के साथ काम किए हैं जी। और मुझे बहुत कम के पास ये देखने को मिला कि उनके पास बूथ लेवल के कार्यकर्ता की लिस्ट थी। जब उनसे बात करो तो मौखिक रूप में बोलेंगे कि ये हमारे पास लिस्ट है, ये लिस्ट है, लेकिन बोलो कि आप मुझे वो लिस्ट दीजिए तो देने में समर्थ होते हैं। और वहाँ पर हमारी टीम ने जाकर वहाँ पर लिस्ट बनाई है बाकायदा कि आप भाई बूथ वर्कर लिस्ट उनके साथ रह के, उनके ब्लॉक प्रेसिडेंट से बात करके, और जब बूथ वर्कर बन जाते हैं, हर बूथ में 5 आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो फिर उनके लिए एक ट्रेनिंग प्रोग्राम करना कि आप बूथ में कैसे वोटर से वोट मांगोगे, वोटिंग के दिन आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, बूथ वर्क लाओगे लोगों को वोट डालने तक, फिर अगर वो उनका वोट पोल हो गया तो आप क्या कंप्लेन करोगे, कैसे 17 सील होगे, पूरी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लोग देते हैं। तो हम जब काम करते हैं तो मेरा मेन फोकस बूथ पर होता ही है, बूथ को हम नहीं छोड़ते हैं। तो ऑन द डे ऑफ इलेक्शन भी आपने कई बार ऐसे किसी वोटर का वोट बदलवाया है कि ऐसे ये 5 लोग उसके समर्थ होते हैं? नहीं, ऑन डे देखिए, ऑन द डे ऑफ हमने तो नहीं बदला, लेकिन हमने सजेशन दिया कि कैसे बदलोगे आप। अच्छा। और जब वो ऑन द डे ऑफ वोटिंग अगर बदलता है वोटिंग, तो 2 तरह से ही बदलता है। एक तो कोलेटरल बेसिस पर वोट बदला जाता है ऑन द डे ऑफ वोटिंग, आप जानते होंगे, और दूसरा एक नैरेटिव है कि ग्रुप में लोग जा रहा है वोट डालने और नैरेटिव फैला कि यार वो जीत ही नहीं रहे हैं जिनको मैं वोट देने जा रहा हूँ, तो क्यों मैं वोट दूँ। तो लोग जीतने वाले के साथ जाता है। तो मैक्सिमम लास्ट डे जो वोटिंग बदलता है 2 लोगों का ही बदलता है, एक जो कि इस बेसिस पर वोट डालने जा रहे हैं कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, और दूसरा जो बड़ा तरीका है वो है कोलेटरल। और इसमें अभी भारत में ऐसी कौन सी पार्टी है जिसकी बूथ पे पकड़ बहुत अच्छी है? बीजेपी का माना जाता है कि बीजेपी के बूथ पर पकड़ बाटी है, और माना जाता है कि बीजेपी के पास बूथ वर्करों की संख्या जहाँ जहाँ वो गवर्नमेंट में है या नहीं भी है उनके पास अधिक है। लेकिन यहाँ पर एक कहना ज़रूरी हो जाता है, ये माना जाता है, जब हमने बीजेपी सर्किल में काम किया है और स्टडी की है, तो बीजेपी के पास भी ये नहीं है कि पूरा बूथ रूपरेट रेडी है उनके पास। जैसे दिल्ली में सत्ता में, दिल्ली में किसी विधानसभा का मांग देंगे तो उनका पूरा बूथ रेडी होगा। वहाँ भी कोई अगर कंसल्टेंट काम कर रहा है तो उनके लिए उसको बनाना पड़ेगा, पूरा कुछ रेडी नहीं होगा। जो रेडी होगा उसमें 30% लोग मरे होंगे, वो अपडेट नहीं होगा। जैसे मैं बिहार का एग्जाम्पल बताऊँ, एक सांसद इस बार चुनाव हार गए। हारने के बाद मैं उनसे मिला, बिहार के चर्चित सांसद थे, मेरे करीबी थे बीजेपी के। मैंने बोला आप क्यों हार गए, तो बोले यार बीजेपी के 2100 बूथ में 1200 बूथ में तो वर्कर ही नहीं थे, और इसकी क्या मुझे मालूम ही नहीं था कि किसको मुझे पैसे बूथ में देना है। क्योंकि अंतिम दिन तो बूथ वर्करों को पैसा भी दिया जाता है। तो उनका ये कहना था। आप सोच सकते हैं बिहार में तो ये कहीं ना कहीं मीडिया के द्वारा एक बड़ा परसेप्शन बनाया गया कि बीजेपी के पास बूथ वर्करों की। बंगाल में मैं बता रहा हूँ, बीजेपी के किसी लीडर से बोलिए कि जरा एक असेंबली का दे दे वो बूथ वर्करों की लिस्ट। बंगाल में हो सकता है कि नंदीग्राम की एक लिस्ट मिल जाएगी आपको, जहाँ संजय अधिकारी खुद लड़ते हैं, उसके अलावा कहीं की लिस्ट नहीं मिल पाएगी। रिपोर्ट भी कुछ पढ़ रहा था कि 45% लोग शायद भारत देश में इलेक्शन कमीशन मानते हैं मैनिपुलेटिव है, कि जो पार्टी में होगा, सत्ता में होगा, वो अपने हिसाब से इसको देखेगा। तो ये जो सत्ता में लोग पावर में होते हैं वो इलेक्शन कमीशन को कैसे मैनिपुलेट करते हैं? देखिए इस सवाल का कैसे मैं जवाब दूं, अपने घर संकट में डाल दिया। फिर भी देखिए जो सत्ता में होता है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं, सारे इंस्टीट्यूशन को कहीं ना कहीं अपने ढंग से मैनिपुलेट करता है जी। अब जो उस इलेक्शन कमीशन के पावरफुल लोग होते हैं वो कितना मैनिपुलेट होते हैं उनके ऊपर डिपेंड होता है। 2-3 तरह से पार्टियां मैनिपुलेट करती हैं। एक तो डेट के अनुसार, एक फेज के अनुसार, वो डेट अपने अनुसार रखवाती हैं चुनाव का जिसमें उनके लीडरों को समय मिले।
फेज के अनुसार वो पोलिंग करवाती हैं इस ढंग में कि हमारे एरिया में पहले पोलिंग हो, ताकि वहाँ से हम जीत रिप्रेजेंटेटिव बने कि उधर से तो हम जीतते आ रहे हैं, तो इस एरिया में भी लोग वोट दें। तो इस तरह से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं। और दूसरा मैनिपुलेशन नहीं मैं मानूंगा, उसमें इलेक्शन कमीशन जो ऑफिशियल होते हैं वो ज़्यादा सहयोग करते हैं रूलिंग पार्टी का कुछ इन्फॉर्मेशन देने में। बाकी जो इलेक्शन कमीशन होता है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराता है। अब जैसे इसमें ये होता है कि जैसे भाजपा ने इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा उसके प्रोसेस को भी बदला, बट ना कि डेफिनेटली वहाँ पे अब जज जो आपके आते थे, एक चीफ जस्टिस आएंगे फॉर्मर, वो उसका पार्ट हो गया, उसको हटा दिया। और उसके बाद कई जगह क्लीन चिट भी दे दी थी मोदी जी को जब वो चुनाव लड़ रहे थे, और जब किसी ने बोला उनके अगेंस्ट तो फिर उनका तबादला हो गया था। तो फिर ये नैरेटिव भी चलता है कि नहीं, ये नैरेटिव है लोगों में, ये नैरेटिव है लोगों में। और एज ए कंसल्टेंट मैं यही बोलूँगा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और ये पूरा काम इलेक्शन कमीशन का है। तो इलेक्शन कमीशन को इसका पूरा जवाब देना चाहिए, तो इससे नहीं बच सकते हैं। अब इससे ज़्यादा मैं क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या बोला जाएगा। पर अगर आप ऐसे देखें तो ऐसे तो बीजेपी को डिफीट करना एक लार्जर गोल में तो बहुत इम्पॉसिबल हो जाएगा। नहीं, यस, देखिए आप बिहार में जैसे बीजेपी जीती, अगर बंगाल जीती है तो आप इसको क्या बोलेंगे? वहाँ इलेक्शन कमीशन किसको सपोर्ट कर रहा था? इलेक्शन कमीशन क्या गलत कर रहा है और क्या सही कर रहा है, इसका तो चेक बैलेंस आप करोगे ना जी। अगर आपका BLO ठीक नहीं है तो बहुत जगह वोटिंग तो गलत ही होगी, इलेक्शन कमीशन सही भी करेगा तो जब सिर्फ आप हारते हो तो आप बोलोगे कि भैया हम इलेक्शन कमीशन से हार गए, जब जीतते हो तो बोलो तब क्यों नहीं बोलते हो तेलंगाना में कांग्रेस क्यों जीती? जब एक पार्टी को लोग जिताना ही चाहेंगे किसी भी कीमत पर, तो इलेक्शन कमीशन कैसे हरा देगा उसको? आप ये चीज समझिए ना। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जो गलत हो रही होंगी और इलेक्शन कमीशन नहीं पकड़ पा रहा होगा या अनदेखी कर रहा होगा। इलेक्शन कमीशन गलत होगा, मैं मानने को तैयार हूं कि चलो भैया कुछ जगह वोटिंग गलत हो रही होगी, नाम भी गलत डिलीट हुए, ये सब ठीक है, यहाँ इलेक्शन कमीशन गलत है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन डिपेंडेंट है पूरी तरह से लोकल ऑफिशियल पर, टीचर्स पर, जो कि स्टेट के होते होता है, वो सही काम ही ना करें तो फिर इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर क्या कर लेंगे? लेकिन एट द सेम टाइम ये चीजें जो गलत हो रही हैं वो इलेक्शन कमीशन तक रखना और उनको एक्सपोज करना, ये पार्टी का काम है। तो पार्टियां उनको लगता है एक्सपोज करते रहें और चुनाव को बड़ी मजबूती से लड़े, सीरियस होकर लड़े, तो चुनाव उनके फेवर में आएगा। मैं तो आपको बताया कि आने वाले जितने स्टेट हैं, आप बताइए केरला में तो बीजेपी नहीं जीतेगी, तो तय है जी, या तो लेफ्ट या कांग्रेस जीतेगी, तो हाँ इलेक्शन कमीशन वहां क्यों नहीं बीजेपी को जिता दे रहा है? क्योंकि स्टेट की वहां पे सरकार है, तो स्टेट फिर टीचर्स को कंट्रोल कर लेगी। नहीं, वो तो बात सही है। हाँ। लेकिन मैं दिल्ली में, आप चलिए दिल्ली में केजरीवाल थे तो वहां कैसे जिता दी? तो ये सिर्फ कहना है कि इलेक्शन ये बचने की बात है। आप अपने पार्टी के अंदर भी सुधार लाइए ना, अपने पार्टी के अंदर सुधार लाइए, एग्रेसिव चुनाव लड़िए, क्विक डिसीजन लीजिए, वन मैन लीडरशिप पर तरफ बढ़िए, आप उस तरह तक काम पर तो करिए ना। अब ममता बनर्जी अगर बंगाल में जीतेगी तो उनसे सीखिए को क्यों जीत रहे हैं। अगर राजस्थान में कांग्रेस जीत रही है तो क्यों जीत रही है। और ऑपोजिशन में अब आप अगर ये जो पूरा माहौल है अभी देश का, अगर आप इसको देखते तो ऑपोजिशन को आप क्या सजेस्ट करें? अब बीजेपी तो आपकी 20 राज्यों में है, तो 20 राज्यों में भी है, सेंटर में भी है, तो उनका तो स्ट्रॉन्ग होल्ड पूरे देश पे है। तो फिर अगर कोई ऑपोजिशन से आता भी है तो उनको हराए कहाँ? सेंटर में हराए, स्टेट में हराए, कैसे करें? देखिए, चुनाव एक दिन का नहीं होता है। आप इस तरह चुनाव नहीं लड़ सकते हो कि आप सिर्फ सेंटर में बीजेपी को हराओगे, स्टेट में नहीं हराओगे। यू हैव टू फाइट एवरी इलेक्शन। आप सीरियस होकर हर चुनाव लड़ोगे। हर चुनाव में आपको सफलता मन माफिक नहीं मिलेगी, पर आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा, ऐसा नहीं कि खराब ही मिलेगा। अब जैसे आप महाराष्ट्र में लोकल बॉडीज का चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस कुछ जगह तो जीत रही है ना, क्योंकि कांग्रेस वहां लड़ी। अगर वहां नहीं भी लड़ती तो भी खराब रिजल्ट आता। उसी तरह अगर कॉर्पोरेशन का वहाँ रिजल्ट आएगा जब, तो वहाँ पर कांग्रेस अगर 2-3 भी कॉर्पोरेशन जीतती है तो एक मैसेज जाएगा ना कि लड़ रही है। अगर वो भी नहीं लड़ती तो वो तो लीडरशिप लड़ रही है। आप ऐसे नहीं कि बिहार हार जाओ, बंगाल हार जाओ, सब हार जाओ, आप केंद्र जीत जाओगे, ऐसा नहीं होगा। आप ये देखिए, बिहार में अगर तेजस्वी यादव जी लोकसभा में अपने 15 सांसद जिता लिए होते तो आज वो विधानसभा में भी अच्छा कर रहे होते। जो नैरेटिव होता है पर डे चलता है और वो आगे बढ़ते रहता है, हर दिन एक आपका वोट घटता है और बढ़ता है। इलेक्शन के कुछ दिन पहले वो पीक पर जाता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि हर इलेक्शन में, अब ममता बनर्जी अगर हार जाए स्टेट इलेक्शन, आप सोचिए बीजेपी जीत जाए तो आपको क्या लगता है? ममता बनर्जी लोकसभा में जीत जाएंगी क्या? जितनी सीटें जीती हैं 5 सीट पर आ जाएंगी और बीजेपी जीतेगी 30। अगर वो असेंबली हार जाए तो उसका इम्पैक्ट भी पड़ेगा आगे चलकर। तो ये चीज़ नहीं, अगर आपको
बीजेपी का किसी पार्टी को हराना है, किसी पार्टी को अगर जीतना है तो मैं इसको इस रूप में बोलूँगा कि जो बीजेपी कर रही है आप वही करिए, कंटिन्यूअस चुनाव को लड़िए, कंटिन्यूअस नैरेटिव बनाइए, पर डे लीडरशिप पर ध्यान दीजिए, पर डे नैरेटिव पर ध्यान दीजिए और क्विक डिसीजन लीजिए। आपको अपोजिशन में ऐसा कोई लीडर लगता है जो इस वक्त ये कर सकता है? क्योंकि आपको एक फेस तो नहीं, चाहिए होगा देखिए इतने बड़े फेस को हराने के मैं लिए। यहाँ तो ये चीज़ नहीं बोलूँगा अपोजिशन में कौन फेस हो सकता है, ये तो मतलब एक लॉन्ग प्रक्रिया है अपोजिशन कैसे लड़ता है, तो यहाँ इस चीज़ को बताना बड़ी जल्दबाजी होगी, किसी फेस का मैं अभी नाम नहीं लूँगा। लेकिन ये चीज़ जरूर मतलब तय है कि अगर अपोजिशन ठीक से लड़ेगा तो कहीं ना कहीं बीजेपी को परेशानी बहुत सारी स्टेट में आएगी। ऐसा नहीं कि बीजेपी थ्रू जीतेगी। शशि जी, जब हम पॉलिटिकल कंसल्टिंग एज अ करियर देखते हैं तो नैरेटिव यही चलता है मीडिया में भी जो बना हुआ है कि प्रशांत किशोर जी है वही मेन फेस है और जो उनका और आईपैक का जो काम है वही ज़्यादा हाईलाइटेड रहता है और लोग समझ नहीं पाते कि पॉलिटिकल कंसल्टिंग एज अ पूरा पेशा, एज अ करियर, ये कितना इन डेप्थ है। देखिए इसमें तो एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जब प्रशांत जी नहीं भी थे तो भी ये फील्ड था, लेकिन उस रूप में नहीं था कि जब प्रशांत जी जो आईपैक बनाए उसके अंदर जो चीज़ें आई वो आपको समझना पड़ेगा। उसके पहले जैसे मैं खुद एक विप्लव कम्युनिकेशन का पार्ट था जो 2008 में बनी, मतलब 8 से पहले बनी, 3 में शायद बनी थी, 8 में तो मैं खुद उसमें काम करने गया था। तो उसमें मेनली पॉलिटिकल इनपुट का काम होता था, पीआई का काम होता था कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना है और क्या ग्राउंड में चल रहा है, ग्राउंड में कौन इंपॉर्टेंट लोग हैं, क्या इशू है। प्रशांत किशोर जी जब मोदी जी के लिए काम कर रहे थे कैग के सारे, तो सिर्फ वो नैरेटिव और कैंपेन के पार्ट थे, वो रिसर्च के पार्ट नहीं थे, वो डाटा के पार्ट नहीं थे, वो पीआई के पार्ट नहीं थे। उस समय पीआई का काम हम लोग कर रहे थे और हम लोग करीब 15-16 स्टेट में इंटरनली काम किए थे कि किसको टिकट देना है, पोजिंग स्ट्रेटजी पर काम किए थे। और फिर उसके आगे जब प्रशांत आईपैक बनाए तो इन्होंने जो कैग में जो वो नहीं कर रहे थे उन चीज़ों को भी इसमें उन्होंने ऐड किया, पॉलिटिकल इनपुट को ऐड किया, नैरेटिव कैंपेन था ही, डाटा को ऐड किया उन्होंने, रिसर्च को यूज़ किया और डिजिटल मीडिया को यूज़ किया। तो समझना ये पड़ेगा कि पॉलिटिकल कंसल्टेंसी जो फील्ड होता है उसके अंदर 4-5 मेन आयाम होते हैं। आप जिसके भी महारत हासिल होंगे आपको इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जिसमें पॉलिटिकल इनपुट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, नैरेटिव एंड कैंपेन होता है, डाटा एंड रिसर्च होता है और डिजिटल मीडिया होता है। तो अगर आप डिजिटल मीडिया के भी अच्छे जानकार हैं तो भी यहाँ स्कोप है, आप पॉलिटिकल इनपुट के से जानकार हैं तो भी स्कोप है, आप रिसर्च और डाटा के माहिर आदमी तो भी स्कोप है, और आप कैंपेन नैरेटिव बनाना जानते हो कि भाई क्या इशू चलेगा, किस नैरेटिव पर चुनाव होगा, तो भी स्कोप है। तो इस सहारे फिर बहुत सारे आईपैक कंपनी बनी, फिर बहुत सारी कंपनी बनी। हम तो 13 में ही ग्राउंड जीरो रिसर्च बन गए थे, जिसमें मेनली हम लोग 13 से 15 पॉलिटिकल इनपुट पर काम किए और देन बहुत सारी कंपनी बनी, जिसमें आपने ईवीएम का नाम जाना होगा जो बीजेपी के लिए काम करते हैं, और भी कंपनी नेशन विद नंबर, हाँ, और भी कंपनी जो बहुत सारी काम करती हैं। 15 के 14 से हम लोग काम किया और 16-17 के बाद मतलब हम लोग बेसिकली ग्राउंड रिसर्च जो है वो सभी फील्ड में आ गए, मतलब वो नैरेटिव पर भी काम करने लगी, रिसर्च पर भी काम करने लगी और डाटा पर भी काम करने लगी, पॉलिटिकल इनपुट के अलावा। और हम लोगों ने बहुत सारे कैंडिडेट के लिए काम किया। और रिसेंटली जो लोकसभा का चुनाव था महाराष्ट्र, उस पर हम लोगों ने इंडिविजुअल कैंडिडेट के लिए काम किया साथ में, जिसमें पॉलिटिकल इलेक्शन में के जितने भी चीज़ होते हैं उस कंस्टिट्यूएंसी में हम लोगों ने नैरेटिव इम्प्लीमेंट किया, स्लोगन तक भी लिखे और कैंडिडेट भी सजेशन दिया, और पॉलिटिकल इनपुट तो था ही, डाटा का भी काम कर, रिसर्च कर, सारे चीज़ किए। तो कुल मिला के ये आपको समझना पड़ेगा कि प्रशांत को नाम जानते हैं क्योंकि वो मीडिया में आए, लेकिन प्रशांत भी जब मीडिया में आए उसके पहले वो भी जो इलेक्शन में उनका चारों चीज़ें वो नहीं करते थे, वो आईपैक जब बना तब करते थे, कैग नहीं। तो उस तरह बहुत सारी कंपनी जो ये काम करती हैं, तो ये लोगों को समझने की जरूरत है। और पहले भी चीज़ थी, इसमें अपॉर्चुनिटी है डिफरेंट एस्पेक्ट के सहारे, तो ये है। और ग्राउंड वर्क यहाँ पे अलग कैसे रहता है? देखिए ग्राउंड वर्क ऐसे है कि जितनी भी कंपनी काम करती है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जो ये लोग क्या करते हैं, मतलब मैक्सिमम, किसी मैं नाम इसमें नहीं लूँगा, एक कंस्टिट्यूएंसी में एक बंदा रखते हैं और एक और ऊपर मैनेजर रखते हैं और उस बंदे के सारे रिसर्च बनाकर काम करते हैं, लेकिन पूरा डेप्थ नहीं जाते हैं। हमारे साथ का एडवांटेज क्या है कि हम लोग जब कंस्टिट्यूएंसी में काम करते हैं तो एक कंस्टिट्यूएंसी में 5 लड़का रखते हैं, जहाँ पर बाकी लोग एक रखते हैं, बहुत लोग रखते भी होंगे 5। तो जब आप जितने 5 लड़के कंस्टिट्यूएंसी में रखते हैं और 3 महीने 4 महीने काम करते हैं तो पूरा इन डेप्थ आप चले जाते हैं। तो ये जो चीज़ बढ़ा, ये रिसेंटली बढ़ा है इन चीज़ों में, और जो कंपनी इंडिविजुअली काम लेती है कैंडिडेट का, तो इस पर इम्प्लीमेंट कर पाती हैं। और फिर उसमें मैटर ये करता है कि भैया उस मतलब
कितना फंड पार्टी की ओर से मिल रहा है, वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल यहाँ प्ले करता है। तो ग्राउंड पर जितने आपके ज़्यादा लोग होंगे उतना आपको इन डेप्थ जानकारी आएगी। और जब ये शुरू में जब बाकी कंपनियां काम करती थी तो इतना इन डेप्थ जाने का वो कोशिश नहीं करती थी, वो इस चीज़ के लिए पार्टी के कैडर पर रिलाई करती थी, ये चीज़ ज़्यादा थी। आजकल तो मुझे लगता है लोग इसको काफ़ी सीरियसली भी ले रहे हैं। ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी कंपनियां आज भी, मतलब मैं देखता हूँ, मैं किसी का इसमें नाम नहीं लूँगा, जो कि नेशनल पार्टी के लिए भी काम करती हैं, वो लोग पूरे स्टेट में 15 लोग की टीम रखते हैं, 20 लोग की टीम रखते हैं। आप 15-20 में क्या आज कर पाओगे? स्टेट इतना बड़ा है। एटलीस्ट अगर 40 असेंबली है कहीं पर, सपोज बिहार में 243 असेंबली है, तो 243 नहीं तो कम से कम फोकस जो सीट है 120 लड़कों तो मिनिमम रखोगे आप। 15 में कहाँ से होगा? पर कंस्टिट्यूंसी एक आदमी तो मिनिमम रखोगे, फिर सेंट्रल टीम रखोगे, एटलीस्ट 160 की टीम आपको बनानी पड़ेगी अगर अच्छा से काम करना है तो। 15 तो सिर्फ एक पास ऑन काम है। और ऑलमोस्ट शशि जी हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, और ये आपका एज अ पॉलिटिकल कमेंटेटर, ऑब्जर्वर, स्ट्रेटेजिस्ट, जैसे भी आपको बताना हो इसका जवाब आप वैसे बताइए कि अब क्या होता है ना कि आप और मैं शायद थोड़ा सा विमर्श करेंगे किसी चीज़ पे, किसी कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले कि ये नेता ऐसा है, ये ऐसे काम करता है, लेकिन नॉर्मल जो जनता है ना वो हो जाती है अपने विश्वास को लेके एकदम बुलंद कि मैंने जो मान लिया अपने पॉलिटिशियन के बारे में बस वो सच है, और उसकी आइडियोलॉजी के बेसिस पे अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, हर जगह बस उस ओपिनियन को लेके चले जाते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो इतने पॉलिटिकल ओपिनियन स्ट्रांग लेके चलते हैं समाज में, उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? उनके लिए यही मैसेज होगा कि आप मतलब स्ट्रांगली किसी के लिए मत लड़िए, क्योंकि ऊपर में तो सभी दोस्त हैं, और आप जिस पर विश्वास कर रहे हैं, 6 देख रहे हैं, वो असल में 9 होगा, और जहाँ 9 देख रहे हैं असल में 6 होगा। और जब तक आप समझेंगे कि वो 6 है कि 9 है, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। तो आप किसी भी चीज़ पर आँख बंद करके विश्वास मत कीजिए, उसको ऑब्जर्व करिए और बहुत सारी चीज़ों को देखिए, और फिर एक कंक्लूजन पर जाइए। कंक्लूजन पर जाइए ही मत, उसको आप छोड़ दीजिए कि वो कुछ भी हो सकता है। रास्ता हमेशा मध्य मार्ग, बुद्ध का मार्ग अपनाइए, मध्य मार्ग की ओर चलते रहिए। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। पर अपने रिश्ते ना खराब करे पॉलिटिक्स हाँ, के चलते। रिश्ते किसी का ना खराब करे, क्योंकि जितने भी ऊपर के लीडर हैं वो सब तो पार्लियामेंट में हंसी मजाक करते ही है ना, खेलते ही है ना। जी। बाकी चुनाव लड़ते हैं, लेकिन एक दिन तो सब तो इसी डेमोक्रेसी के अंग हैं, इसी डेमोक्रेसी के लीडर हैं। आपको ये समझना पड़ेगा। जी। मेरी तरफ से इतनी ही चीज़ें थी शशि जी। आई होप आपको मज़ा आया हो। जी मेरे लिए बहुत ही बहुत इंसाइटफुल धन्यवाद आफ्ताब जी। जी, मेरे लिए बहुत इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन था, और मैं शुक्रिया करना चाहूँगा आप इतने ऑनेस्ट रहे, रॉ रहे। आई होप लोगों को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इससे। जी बहुत बहुत धन्यवाद।